एक बहुत ही फेमस कोट है, अपना मूल्य समझो और विश्वास करो कि आप संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। यानी भगवान ने हम सबको एक दूसरे से अलग बनाया है। हम सब गॉड की यूनिक क्रिएशन है। इसलिए हमेशा अपनी वैल्यू समझो और कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, अपने ऊपर से अपना भरोसा डगमगाने मत दो। अपनी वैल्यू को किसी भी कीमत पर कम मत होने दो। दुनिया में हर एक चीज की कीमत होती है, लोगों की भी। यहाँ इस बात को कहने का मतलब ये है कि आपका रुतबा, आपकी सक्सेस और आपकी प्रेजेंटेशन सोसाइटी में आपकी कीमत यानी वैल्यू तय करती है। अपने आप को इस लायक बनाने के लिए आप कितनी कोशिश करते हैं, लेकिन सही नॉलेज ना होने से आपकी सारी कोशिश बेकार हो जाती है। वहीं अगर आप सही रास्ते को देखते और परखते जाएंगे, सोच समझकर एक एक कदम आगे बढ़ाते जाएंगे, तो आप खुद को एक ब्रांड बना सकते हैं, अपनी कीमत लोगों की नजरों में बढ़ा सकते हैं। सक्सेस हर इंसान की नजरों में अलग अलग मायने रखती है, लेकिन खुद को लेकर सोच हमेशा एक ही रहती है, खुद को दूसरों से बेहतर साबित करना। इसके लिए तो अब बकायदा इमेज कंसल्टेंट की भी मदद ली जाने लगी है। पर एक आम इंसान के लिए ये सब कुछ करना बिल्कुल आसान नहीं है। ऐसे में निराश होने की जरूरत नहीं। आज हम आपको बताएंगे कि खुद को एक ब्रांड कैसे बनाएं, अपनी वैल्यू को कैसे बढ़ाएं, इसके लिए डूज एंड डोंट्स क्या है और इसकी हमें एक्चुअली जरूरत पड़ती ही क्यों है। अगर आप भी दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं तो समझ लीजिए, दूसरों को प्रभावित करने में आपकी बोलचाल, आपकी पर्सनालिटी, आपका कॉन्फिडेंस जैसी वो तमाम बातें होंगी जो आपकी जिंदगी में और आपके करियर में बड़ी भूमिका निभाती हैं। अगर हम जॉब की बात करते हैं तो इंटरव्यूअर आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स पे ही आपको जज करता है ना? अगर आपके खुद को लेकर प्रेजेंटेशन प्रभावी नहीं होता तो एचआर आपसे इम्प्रेस नहीं होगा और आपके शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस कम हो जाएंगे। और अगर आप शॉर्टलिस्ट हो भी गए तो आपको मनचाही सैलरी पे रखा जाएगा, इसके चांस बेहद कम होंगे। यहाँ प्रेजेंटेशन स्किल्स का मतलब एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स होना, प्रभावित करने वाली पर्सनालिटी होना, कॉन्फिडेंस। अगर इनमें से कोई भी चीज आपकी प्रेजेंटेशन में नहीं है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आप कभी भी सामने वाले को प्रभावित नहीं कर पाएंगे और अपने आप को एक ब्रांड के तौर पर पेश नहीं कर पाएंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स की बात हो रही है तो आजकल हर जॉब की पहली रिक्वायरमेंट हो गई है। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो ये पहली सीढ़ी होगी जो लोगों के बीच आपकी एक ब्रांड बनाएगी। अब बारी आती है प्लीजिंग पर्सनालिटी की, जिसका मतलब है कि आपको देखते ही लोग आपके बारे में पॉजिटिव राय फॉर्म करेंगे और आपकी छवि उनके दिमाग में बस जाएगी। इसीलिए कहा गया है फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। यानी आपका पहला इंटरैक्शन या तो आपको ब्रांड बना सकता है या आपकी इमेज को खराब कर सकता है। इसलिए किसी दूसरे की पर्सनालिटी को कॉपी करने की बजाय अपनी पर्सनालिटी को निखारने पे ध्यान दीजिए। अपना यूनिक सेलिंग पॉइंट जानिए, मतलब कि आपके व्यक्तित्व में वो कौन सी बातें हैं जो आपको दूसरों से बेहतर बनाती हैं और वो कौन सी दूसरी क्वालिटीज हैं जो आपको ब्रांड बना सकती हैं, जैसे आपके लुक्स, उठने बैठने का तरीका, आपकी मुस्कुराहट या फिर आपके ओढ़ने पहनने का स्टाइल। इसके लिए आजकल सॉफ्ट स्किल्स और बिहेवियरल स्किल्स जैसे कई वर्कशॉप्स भी कई जाने माने ट्रेनर्स के द्वारा कंडक्ट की जाती है। आप चाहें तो ऐसी किसी भी वर्कशॉप का हिस्सा बन सकते हैं। इन वर्कशॉप्स में आपकी पर्सनालिटी और आपके बिहेवियर के अलग अलग इश्यूज पे काम किया जाता है। जैसे अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप अपनी कम्युनिकेशन को प्रभावित कैसे बना सकते हैं, तो कम्युनिकेशन स्किल्स की ट्रेनिंग में आपको वो सारे पैरामीटर्स सिखाए और बताए जाएंगे जिससे कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को निखार सकते हैं। वैसे ही पर्सनालिटी डेवलपमेंट की वर्कशॉप में आप ये सीख पाएंगे कि आप कैसे अपनी पर्सनालिटी को प्रभावी बना सकते हैं और अपने आप को एक ब्रांड के तौर पर दूसरों के सामने पेश कर सकते हैं।
इन तमाम बातों के अलावा खुद को ब्रांड बनाने में आपके करियर की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसीलिए आपको हमेशा अपने लिए सही करियर का चुनाव करना चाहिए। सब होते हुए भी अगर आपको अपने लिए करियर चूज करने में परेशानी हो रही है या आप श्योर नहीं हैं कि किस फील्ड में आपको आगे बढ़ना चाहिए, इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि जब आपसे सैलरी से संबंधित कोई भी सवाल पूछा जाता है तो आप उस सवाल का जवाब कैसे देंगे और सैलरी को लेकर एचआर से नेगोशिएट कैसे करेंगे। अगर आपने एचआर के सभी सवालों का जवाब अच्छा दिया है जिसे एचआर ने आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया है, तो आखिरी सवाल आपकी सैलरी को लेकर किया जाएगा। ऐसे में अगर आप फ्रेशर हैं और आपके पास नेगोशिएट करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं रहता, लेकिन जब आप ऑलरेडी जॉब में हैं, तब आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि करंट जॉब में आप क्या सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन सैलरी को लेकर जिद्दी ना बने, क्योंकि इससे एचआर पर ये इंप्रेशन पड़ेगा कि आप सिर्फ पैसों के लिए ही जॉब चेंज करना चाहते हैं, जो कि काफी नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए जब भी आपसे एक फिक्स्ड सैलरी की बात की जाए तो आप ये कहकर टाल दें कि आप इंडस्ट्री के नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। यदि इंटरव्यूअर आप पर प्रेशर बनाए तो कहें कि आप एक सूटेबल प्रपोजल के बारे में सोच रहे हैं। इसके बाद ये कहें कि आपने जो प्रस्ताव दिया है, कंपनी की मार्केट सिचुएशन उससे कहीं ज्यादा अच्छी है। सैलरी नेगोशिएशन के दौरान शांत रहें, पॉजिटिव रहें, क्लियर करें कि आप कंपनी में अपना रोल या संभावित भूमिका उसे लेकर उत्साहित हैं। किसी भी सैलरी की डिमांड या इच्छा करने से पहले मार्केट सर्च करना बेहद जरूरी है। इसलिए आप जॉब इंटरव्यू पे जाने से पहले अपनी तैयारी पूरी करके जाइए। आप अपनी ही फील्ड के कुछ लोगों से बात कीजिए, साथ ही उन लोगों की सैलरी भी देखिए जिनका जॉब एक्सपीरियंस और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके समान है। इतना ही नहीं, आप जहां इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस कंपनी का रिव्यू देखिए। जरूरी नहीं है कि हर कंपनी एक समान वेतन ऑफर नहीं कर सकती। उदाहरण के तौर पर अगर आप किसी स्टार्टअप के साथ जुड़ते हैं तो आपको मन मुताबिक सैलरी मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं, लेकिन वहां पर आप करियर को अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं। ये भी याद रखिए कि डिस्कशन अक्सर कम से कम सैलरी को ऑफर करके स्टार्ट किया जाता है। इसके पीछे सिंपल सा रीजन ये होता है कि सैलरी को लेकर सिलेक्टेड कैंडिडेट से बातचीत करने की उम्मीद की जाती है। ऐसे में सॉफ्ट बट प्रोफेशनल की तरह पेश आए, लेकिन अपनी वर्थ एचआर को जताने की पूरी कोशिश करें। जाहिर तौर पर कभी भी खुद को एरोगेंट इंसान के रूप में सामने ना लाएं। आपका ऐसा व्यवहार न सिर्फ उस मीटिंग में बल्कि आगे भी आपकी इमेज को नुकसान पहुंचा सकता है। जॉब इंटरव्यू के दौरान आपको सैलरी के बारे में कब बात करनी है, ये भी बेहद अहम है। कोशिश करें आप हमेशा इंटरव्यू के अंत में इस बारे में बात करें। पहले आप अपने स्किल्स के बारे में एचआर को बताएं, साथ ही अपनी बातों से ये समझाने की कोशिश करें कि आप उस पद के लिए बिल्कुल फिट बैठते हैं। जब एचआर को ये लगता है कि उन्हें अपनी कंपनी के लिए एक बेहतरीन एम्प्लॉय मिल गया है, तभी वो सैलरी के बारे में सोच सकते हैं और उस समय आपके लिए भी सैलरी को लेकर नेगोशिएट करना आसान हो जाता है। सैलरी नेगोशिएट करते समय कॉन्फिडेंस दिखाना बहुत जरूरी है, वरना एचआर को लगेगा कि आप अपनी कीमत नहीं जानते। बातचीत के दौरान आप जिस स्थिति को ले रहे हैं उसके बारे में आपको पूरी तरह से श्योर होने की जरूरत है। सैलरी से समझौता मत करो, अपना मूल्य जानें और याद रखें कि आपने पहली बार सैलरी डिस्कशन का अनुरोध क्यों किया। यदि आपसे सीधा पूछा जाता है कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है, तो एग्जैक्ट नंबर्स बताने से बचने का प्रयास करें। इसकी बजाय जवाब देने पर विचार करें कि आपकी वेतन आवश्यकताएं उस भूमिका पर आधारित हैं जिसके लिए आप जा रहे हैं और आपका पैकेज। ऑप्शनल रूप से आप बता सकते हैं कि किन किन जिम्मेदारियों को आप निभा रहे हैं, जिसके चलते आप सैलरी में कितने के इंक्रीमेंट की उम्मीद करते हैं। यदि फिर भी आपसे पहले सैलरी इंक्रीमेंट की एक्सपेक्टेशन बोलने को कहा जाता है, तो प्रैक्टिकली अच्छा और हाई सैलरी एक्सपेक्टेशन रखें, क्योंकि एज अ कैंडिडेट आपको भी तब तक अंदाजा हो जाता है कि आपको इस पोस्ट के लिए मैक्सिमम क्या सैलरी ऑफर की जा सकती है। सैलरी को लेकर एचआर के फाइनल ऑफर से अगर आप कन्विंस नहीं होते तो कोई बात नहीं,
ऐसे में आप एचआर से कुछ टाइम मांग सकते हैं ताकि आप उस ऑफर पर सोच विचार कर सकें। तो ऐसा कहने से डरे नहीं, कुछ दिन के लिए एक और मीटिंग शेड्यूल करें और जब आप तैयार हो तो एक भरोसेमंद काउंटर ऑफर के साथ वापस आएं। वापस आकर सैलरी के फाइनल ऑफर को लेकर बात करें ताकि एचआर मैनेजर को ये भरोसा हो कि आप इस पोस्ट को लेकर सीरियस हैं और आपने उनके दिए हुए ऑफर पर गंभीरता से विचार किया है। यहाँ पर आप बातचीत के दौरान नेगोशिएट करने की कोशिश कर सकते हैं। आप एचआर मैनेजर को अपने फ्यूचर प्लान के बारे में बता सकते हैं। आप अपनी जॉब पर रहकर कंपनी को क्या क्या फायदे पहुंचा सकते हैं और आपके टैलेंट का इस्तेमाल करके कंपनी को कैसे फायदा हो सकता है, इन तमाम बातों को एचआर मैनेजर को रियलाइज कराने की कोशिश कर सकते हैं। अगर फिर भी एचआर मैनेजर आपकी मुंह मांगी सैलरी पे नहीं पहुंच पा रहा, लेकिन कुछ वक्त बाद आपकी सैलरी को बढ़ाने का प्रॉमिस कर रहा है, तो उसे आप अपने ऑफर लेटर में जरूर शामिल करवाइए। ये एक ऐसा कदम हो सकता है जो एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करेगा। इसके अलावा कौन कौन सी और फैसिलिटीज और पर्क्स आपको मिलेंगे, ये आप सैलरी नेगोशिएशन के दौरान पूछ सकते हैं। इन बेनिफिट्स में एजुकेशन और ट्रेनिंग, हेल्थ इंश्योरेंस, हॉलिडेज एंड पेड लीव्स और कन्वेंस के खर्चों के लिए मिलने वाला पैसा शामिल हो सकता है। इस सवाल के जवाब में आप अपने एक्सपीरियंस, अपनी कैपेबिलिटीज और करंट मार्केट सिनेरियो की बात कर सकते हैं। अगर आपके पास किसी दूसरी जॉब का ऑफर लेटर है तो वो दिखाकर भी आप एक अच्छी सैलरी पा सकते हैं। आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सैलरी नेगोशिएट करते वक्त आपकी इमेज मनी माइंडेड, लालची, जिद्दी कैंडिडेट के तौर पर नहीं जानी चाहिए। सैलरी की फाइनल टर्म पर आने के बाद ऑफर लेटर दिया जाता है और ज्वाइनिंग डेट डिसाइड कर दी जाती है। अगर आपको कंपनी की तरफ से मनचाही सैलरी ऑफर की जाती है तब भी कभी भी एकदम से हाँ ना कहें, थोड़ा समय लें। साथ ही एचआर को अपनी बातों से ये जताने का प्रयास करें कि आप अपने नए रोल को लेकर काफी उत्साहित हैं, लेकिन सैलरी आपके पद, वर्क एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल अचीवमेंट्स के अनुरूप नहीं है। इस तरह एचआर सैलरी को रिकंसिडर करता है। अगर आपको मनचाही सैलरी नहीं मिल पा रही तो आप एचआर से अन्य बेनिफिट्स के बारे में पूछ सकते हैं, जैसे कि वो आपको आने जाने की सुविधा, मोबाइल का खर्च या अन्य सुविधाएं प्रदान करेगा या नहीं। अगर कंपनी इसके लिए तैयार है तो आप नई जॉब के बारे में सोच सकते हैं। अब बात आती है कि नौकरी पर आपका पहला दिन कैसा रहेगा। पहला दिन बहुत सारे नए अनुभवों से भरा और उथल पुथल वाला होगा, जिसके लिए आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी ताकि आपका पहला दिन यादगार हो सके। हाउ टू फाइंड अ करियर दैट सूट्स यू। इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि आप ये कैसे जान सकते हैं कि आपके लिए कौन सा करियर ऑप्शन बेहतर होगा। आज के समय में युवाओं के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि सही करियर कैसे चुने। आज के जमाने में हर करियर फील्ड में कंपटीशन तो बहुत है। ऐसे में युवाओं को चिंता रहती है कि वो करियर कैसे बनाएं। हालांकि युवाओं को ये समझना होगा कि किसी भी क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करने का तरीका ये इंश्योर करना है कि हम जो भी काम करें वो हमारे नेचुरल टैलेंट और कौशल से मेल खाता हो। हर इंसान की पर्सनालिटी अलग होती है, मानते हैं। जैसे कोई मैनेजमेंट में बहुत अच्छा होता है तो कोई टीचिंग, सिंगिंग या बिजनेस में अच्छा हो सकता है। इसी आधार पर हम आपको अलग अलग करियर ऑप्शंस के बारे में बताएंगे ताकि आप अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से समझ पाएं कि किस तरह का प्रोफेशन आप पर सूट करेगा, जिससे आप उसी करियर की दिशा में कोशिश करेंगे जिसमें एक्चुअली आप जाना चाहते हैं या फिट होते हैं। कुछ उदाहरणों से हम इसे और अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे अगर आप अपने कार्यों को शुरू करने से पहले उसकी प्लानिंग करना पसंद करते हैं और सब कुछ स्पेशल तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं तो आप स्वभाव से एनालिटिकल पर्सनालिटी के इंसान हैं। अब इस पर्सनालिटी के लोगों की खासियत होती है कि ये जो कुछ भी करते हैं उसके बारे में सोचने में और प्लानिंग करने में ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। इनका कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं होता क्योंकि इनके लिए क्वालिटी क्वांटिटी से ज्यादा मायने रखती है। इस पर्सनालिटी के लोग इवेंट मैनेजर, बैंकिंग प्रोफेशनल्स, अकाउंटेंट,
प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर डेवलपर में सफल करियर बना सकते हैं, क्योंकि इन सभी प्रोफेशंस में पेशेंस और फोकस की जरूरत होती है और इस पर्सनालिटी के लोगों में ये कूट कूट कर भरा होता है। वहीं अगर आप हर समय लोगों से घिरे रहना पसंद करते हैं और सोशली एक्टिव रहते हैं, तो आपके बहुत सारे दोस्त होंगे। आप लोगों से जल्दी दोस्ती कर लेते हैं, जल्दी पहचान कायम कर लेते हैं और स्वभाव से सोशल और आउटगोइंग हैं। नए लोगों से मिलने में आपको मजा आता है, आप हर पार्टी की जान होते हैं। तो आपके बारे में ये कहा जा सकता है कि आप बाय नेचर एक्सट्रोवर्ट यानी खुले विचारों के हैं। इस स्वभाव वाले लोग पर्सनल ट्रेनर, कॉर्पोरेट ट्रेनर, काउंसलर, फाइनेंशियल एडवाइजर, वकील और रियल एस्टेट एजेंट के तौर पर सक्सेसफुल करियर बना सकते हैं, क्योंकि इस तरह के करियर की डिमांड यही होती है कि सामने वाला फ्रेंडली हो। दूसरी तरफ अगर आप में लीडरशिप का गुण है और आप किसी समूह का नेतृत्व करने या लोगों के समूह को प्रभावित करना पसंद करते हैं, लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, आपको फॉलो करते हैं, तो आप अपने आप को इस कैटेगरी में रख सकते हैं। इस पर्सनालिटी के लोग टीम वर्क करना पसंद करते हैं और अच्छे रिजल्ट को पाने के लिए टीम को लीड कर सकते हैं। इस पर्सनालिटी वाले लोग अच्छे राजनेता, वकील और सफल व्यवसायी बनते हैं। वहीं अगर आप दूसरों के साथ सहानुभूति महसूस करते हैं, दूसरों के दुख में दुखी हो जाते हैं और उनकी मदद करना आपको अच्छा लगता है, तो समझ लें कि आपका व्यक्तित्व ही दूसरों की मदद करने वाला है। ऐसे लोग हमेशा सोचते हैं कि सही करियर कैसे चुने जो उन्हें संतुष्टि प्रदान करे, क्योंकि इस तरह के लोगों के लिए पैसे से ज्यादा सैटिस्फैक्शन जरूरी होता है। इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोग अपना करियर बतौर शिक्षक, प्रोफेसर, चिकित्सक, नर्स या डॉक्टर के तौर पर बना सकते हैं। दूसरी ओर अगर आप किसी भी काम को करने से पहले सोचना पसंद करते हैं, आप किसी काम में जल्दबाजी नहीं करते, किसी भी काम को करने से पहले आप उसके सारे एस्पेक्ट्स पर सोच विचार करते हैं और आपके दिमाग में दुनिया को बेहतर बनाने का विचार आता है, तो आपके व्यक्तित्व के बारे में ये कहा जा सकता है कि आप टॉप रिसर्चर्स, वैज्ञानिकों और इनोवेटर्स के फील्ड में अपना करियर बनाकर सक्सेसफुल हो सकते हैं। इस पर्सनालिटी वाले लोगों में कई चीजें समान होती हैं। ऐसे लोग बहुत कुछ सोचते हैं। यदि आप दुनिया को बदलने के लिए उज्जवल विचारों के साथ आना पसंद करते हैं, तो आप वैज्ञानिक, टेक्नोलॉजी या मेडिकल रिसर्चर हो सकते हैं, या आप एक अच्छे विचार के साथ अपना खुद का स्टार्टअप खोल सकते हैं। अगर आप क्रिएटिव हैं और एक ऐसा करियर चाहते हैं जो आपको क्रिएटिव काम करने की आजादी देता हो, तो आप इस तरह के व्यक्तित्व के अंतर्गत आते हैं। रचनात्मक लोग किसी भी प्रकार की सीमाओं को पसंद नहीं करते। वो अपने जुनून की दिशा में अपना करियर चुनते हैं। वो अपने जुनून की दिशा में ही अपना करियर बनाते हैं। एक क्रिएटिव इंसान का जुनून उसकी प्रतिभा के आधार पर अलग अलग हो सकता है। अधिकतर टैलेंटेड लोग जो हम दुनिया में देखते हैं वो क्रिएटिव व्यक्तित्व के ही होते हैं। इन्हें हम जुनूनी भी कह सकते हैं, क्योंकि इनके लिए काम को लेकर दिन और रात मायने ही नहीं रखते। अब ऐसे लोग संगीतकार, लेखक, फिल्म निर्देशक, अभिनेता, फोटोग्राफर, ग्राफिक डिजाइनर, फोटोग्राफर बन सकते हैं। अगर आपको मेहनत करना पसंद है और आप लोगों और इस दुनिया को कुछ नया निर्माण देना चाहते हैं, तो आप जुझारू व्यक्तित्व के इंसान हैं। इस व्यक्तित्व के इंसान जिस तरह के काम करते हैं उसमें उनकी पूरी भागीदारी होती है। वो फील्ड वर्क और हाथों के अनुभव का आनंद लेते हैं। इस व्यक्तित्व के लोग खेल, मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, कारपेंटर या फर्नीचर डिजाइनर, पुलिस अधिकारी या फायर फाइटर के तौर पर अपना करियर बना सकते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि सही करियर का चुनाव करते समय आप ये जानें कि आप अपने इस करियर से कितना खुश हैं। एक्चुअली करियर की वही राह सही होती है जो मन को शांति और दिल को सुकून दे। हर किसी के लिए सही करियर का चुनाव उसके खुद के बुद्धि और विवेक पर निर्भर करता है। आपको वही करियर सूट करेगा जिसके विषय में आपको पर्याप्त ज्ञान है,
तथा जिस क्षेत्र में आपको प्रॉपर जानकारी हो। जबरन या दबाव में आकर चुने गए करियर में कभी भी पूर्ण सफलता नहीं मिल सकती। ऐसे चुनाव अक्सर मानसिक तनाव का कारण बनकर जीवन बर्बाद करते हैं और इसका मुख्य कारण ये है कि ऐसे लोगों को ना तो उस विषय में पूर्ण जानकारी होती है और ना ही वो सही तरीके से उस कार्य को कर सकते हैं। एडिशनल टिप्स टू चूज अ करियर। हमेशा उलझन की स्थिति में अपने से बड़े अनुभवी और शिक्षित लोगों की राय लेकर कोई भी कार्य करें। किसी भी मुश्किल सिचुएशन में शिक्षित और बड़े लोगों से पूछने में अपने आप को छोटा नहीं समझना चाहिए। जरूरत पड़ने पर हमेशा अपने सीनियर, परिवार के लोगों से या मित्रों से मदद लें। अपने करियर के विषय में आप जितना अधिक ज्ञान प्राप्त करेंगे, उतनी ही अधिक सफलता आप अपनी जिंदगी में प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप किसी संस्थान में नौकरी कर रहे हैं और अपने उस जॉब से संतुष्ट हैं, तो अच्छी बात है, लेकिन संभव हो तो उसे जीवन भर के लिए मत अपनाएं। एक एंटरप्रेन्योर व्यक्ति बनने की कोशिश करें और दूसरों के लिए काम करना बंद करें। अपना खुद का कोई व्यवसाय खड़ा करें तथा उसे स्थापित करने में जी जान से जुट जाएं। अपने करियर में अनएक्सपेक्टेड सक्सेस पाने के लिए रिस्क लेने की हैबिट का विकास अपने अंदर करें। करियर में मनचाही सफलता के लिए छोटी मोटी रिस्क लेना कोई बड़ी बात नहीं है। सही समय का इंतजार करना मूर्खता है। ध्यान रखिए, जीवन में सफलता वैसे लोग ही प्राप्त करते हैं जो हर समय सफलता प्राप्त करने के लिए भूखे रहते हैं। सफलता तो हर कदम पर मौजूद रहती है। आवश्यकता है सही तरीके से प्रयास करने की। अपनी क्षमता पर विश्वास करना सीखें। अगर कोई चीज मुश्किल लग रही हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो घबराएं नहीं, धैर्य के साथ काम करें और शांत मन से सोचें। समस्या का कोई ना कोई हल अवश्य दिखाई दे जाएगा। जब कभी भी जीवन में आपकी सफलता के मार्ग में बाधाएं आए तथा मुश्किलों का सामना करना पड़े, तो आप समझ लीजिए कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। तर्क द्वारा सभी समस्याओं का हल नहीं निकलता, इसलिए शांतिपूर्ण दिमाग से सही तरीके से सोचने पर हर मुश्किल का सामना बड़ी आसानी से किया जा सकता है। साथ ही आप निरंतर सक्सेस के पाथ पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। आज के इस कम्पेटिटिव एज में बिना नेटवर्क के काम करना बहुत मुश्किल होता है। नेटवर्क बनाने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इससे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों में अपनी पहचान कायम कर सकते हैं। अगर लोग आपको पहचानेंगे तो वो आपके बिजनेस या कार्य में भी रुचि लेंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ नेटवर्क बनाने से आपके करियर में मुनाफा होने के साथ साथ आपके काम में भी मदद मिलेगी। कॉलेज के दौरान ही आप अपने करियर की दिशा में कदम आगे बढ़ा सकते हैं। आजकल तो इंटर्नशिप का जमाना है, जो युवाओं को काफी हेल्पफुल साबित होता है। अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए और खुद को एक प्रोफेशनल के तौर पर बेहतर समझने के लिए कॉलेज में युवाओं को इंटर्नशिप के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों में भेजना आजकल कंपल्सरी हो गया है। और इसके पीछे रीजन भी यही है कि इंटर्नशिप के दौरान आप समझ पाएं कि आपकी कैपेबिलिटीज क्या है, आपकी पर्सनालिटी और आपकी चॉइस उस करियर से मैच करती है या नहीं। इंटर्नशिप के दौरान आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, पैसे भी मिलते हैं और अपने आप को जानने का भरपूर मौका मिलता है। इंटर्नशिप 3 महीने से लेकर 6 महीने की हो सकती है। अगर आप सही कंपनी में इंटर्नशिप कर रहे हो जो आपके सभी रिक्वायरमेंट से मैच करती है और आपका अच्छा परफॉर्मेंस होता है, तो आपको वही कंपनी आगे प्रमोट कर देती है। क्योंकि जिस तरह आप सही जॉब ढूंढ रहे हैं, वैसे ही हर कंपनी अपने लिए सही टैलेंट की तलाश में रहती है। इसलिए इंटर्नशिप करने का कोई भी मौका हाथ से जाने मत दीजिएगा। इन तमाम बातों के बावजूद भी अगर आप अपने करियर को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, तो बेहतर है कि किसी प्रोफेशनल से सलाह ली जाए। आजकल तो करियर काउंसलर का चलन है। करियर काउंसलर आपको आपकी पसंद, नापसंद, आपके शौक, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेसेस के आधार पर आपको प्रॉपर गाइडेंस देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। और इतना ही नहीं, करियर काउंसलर आपको ये भी बताएंगे
कि आपको किस तरह की कंपनी में अप्लाई करना चाहिए, बट इन कंपनीज तक कैसे पहुंचे, आइए जानते हैं अपने अगले एपिसोड में। हाउ टू रीच आउट टू कंपनीज। करियर चूज करने के बाद अब बारी आती है उन कंपनीज तक कैसे पहुंचा जाए जहां आप काम करना चाहते हैं और जो उसी क्षेत्र में है। इस क्षेत्र में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि आप कैसे अपनी पसंदीदा कंपनीज तक पहुंच सकते हैं और जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आजकल सोशल साइट्स और न्यूज़पेपर में बहुत सारी जॉब्स के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, लेकिन सही कंपनी और सही जॉब तक पहुंच पाना इतना आसान नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें जानकर और कुछ ऐसे टिप्स हैं जिन्हें आजमा कर आप सही कंपनी तक पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले अपनी टाइमिंग सही कीजिए। एचआर के अनुसार बहुत से लोगों को कंपनी में नौकरी के निकलने पर उसके बारे में ऑनलाइन पोस्ट होने से पहले ही पता चल जाएगा। जब तक जॉब साइट पर जॉब की पोस्टिंग होती है तब तक कंपनी में सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट भी हो चुका होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जॉब निकलने से पहले ही हायरिंग मैनेजर और टीम के दूसरे मेंबर्स अपने दोस्तों और नेटवर्क को उस नई पोजीशन के बारे में बताना शुरू कर देते हैं और बहुत जगह तो रेफरेंस से ही पोस्ट भर जाती है। आज का जमाना सोशल मीडिया का जमाना है। अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए नहीं हैं तो समझ लीजिए कि आप दुनिया के हाल चाल से पूरी तरह बेखबर है। लिंक्डइन एक फेसबुक जैसा एप्लीकेशन है, पर ये जॉब के लिए काम आता है। यहाँ पर हम कंपनीज में कनेक्शंस बना सकते हैं और ये नौकरी ढूंढने में हेल्प करता है। वैसे आजकल ऐसे बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर बहुत सारी कंपनियां अपने ऑफिस के अलग अलग डिपार्टमेंट में वेकेंट पोस्ट के लिए पोस्ट डालती हैं। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, इसलिए आपको सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस दिखानी होगी और आपको अलर्ट भी रहना होगा। वहाँ पर तो बहुत सारी कंपनीज के एचआर मौजूद होते हैं, तो आप उन कंपनियों के साथ साथ उन्हें यानी एचआर को भी फॉलो कर सकते हैं ताकि जब भी कोई जॉब निकले तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। करियर के हिसाब से अगर कोई कंपनी आपकी ड्रीम कंपनी है तो उस कंपनी को फॉलो करते समय आप ये भी पता लगा सकते हैं कि वहाँ पर किस तरह की क्लासिफिकेशंस और क्वालिटी मांगी जाती है, ताकि आप अपने आप को उस कंपनी की उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए रेडी कर सकें। ऐसे में आपका उस कंपनी में शॉर्ट लिस्ट होना काफी हद तक फाइनल हो जाएगा अगर आपको वहाँ पर करियर के शुरुआती दौर में इंटर्नशिप करने का मौका मिल जाए तो उसे भी हाथों हाथ ले लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं और फुल टाइम जॉब की तलाश में हैं, तो ग्रेजुएशन पूरा होने से कम 12 महीने पहले एचआर तक पहुंचना शुरू करें। पहला कदम उठाने से ये पता चलता है कि आप उनके लिए काम करने के लिए एक्साइटेड हैं। याद रखें, काम पर रखने वाले मैनेजर्स ऐसे लोगों को हायर करना पसंद करते हैं जो ना केवल जॉब के लिए काबिल है बल्कि जो इस बारे में एक्साइटेड भी हैं। जिस कंपनी में आप जॉब ढूंढ रहे हैं उस कंपनी में सिलेक्शन टीम की पहचान करें। कई बार किसी पोस्ट पर काम करने से ज्यादा यंगस्टर्स का सपना होता है किसी खास कंपनी में काम करना। उसकी वजह कोई भी हो सकती है, या तो वो कंपनी काफी फेमस हो गई या फिर वो कंपनी उस फील्ड की होगी जिसमें आप अपने लिए करियर देखते हैं। जैसे कि अगर आप एंटरटेनर हैं तो आप मीडिया प्रोडक्शन हाउसेस को फॉलो करना चाहेंगे। अगर आप मेडिसिन के फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप फार्मा कंपनीज को फॉलो करना चाहेंगे। उसी तरह अगर आप आईटी सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आईटी कंपनी को फॉलो करना चाहेंगे। ऐसे में उन कंपनियों को समझना बड़ा जरूरी है जो सिलेक्शन पैनल में शामिल होती हैं। इसके लिए आपको अपनी नेटवर्किंग बढ़ानी होगी और सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट्स के माध्यम से अपनी प्रेजेंस दर्ज कराते रहना होगा। अपना लक्ष्य इन एम्प्लॉइज को अपना स्पोक्स पर्सन बनाना है और जो लोग एचआर डिपार्टमेंट में काम करते हैं या कोई दूसरे डिपार्टमेंट में अच्छी पोस्ट पर काम करते हैं उनमें हायरिंग मैनेजर से आपको कनेक्ट करने की पावर होगी और अगर वो ऐसा करते हैं तो आपको जॉब मिलने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएंगी।
स्पेशली अगर आप बिग ऑर्गेनाइजेशन या ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड कंपनीज को टारगेट कर रहे हो, तो इस कदम पर काफी समय इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये कंपनी के अंदर नेटवर्किंग बनाने में भी मदद करता है, जो मेन प्लेयर्स की पहचान करने में आपकी हेल्प कर सकता है। लेकिन अगर आप पर्सनल लेवल पर नेटवर्किंग बनाने में स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इंटरनेट एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। उदाहरण के लिए, जैसे कि जर्नलिस्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई करते समय आप गूगल और लिंक्डइन पर न्यूज चैनल के डायरेक्टर, एचआर और दूसरे लिंक्स को सर्च करते हैं। लिंक मिलने पर आप उन्हें अपना सीवी भेज सकते हैं और यहाँ उनसे इंटरव्यू के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लिंक्डइन पर या उनके ऑफिशियल ईमेल के थ्रू आप उन्हें मैसेज भेज सकते हैं। रिस्पॉन्स के लिए कम से कम 1 हफ्ता तो वेट कीजिएगा। हर कोई आपको रिस्पॉन्स नहीं देगा, लेकिन कुछ लोग तो आपको रिस्पॉन्स जरूर देंगे। इसलिए अगर आप कुछ लोगों से वापस नहीं भी सुनते, तो डिमोरलाइज ना हो और हार ना माने। अगर आप कंपनी के किसी खास इंसान से जुड़ गए हैं, तो उससे कंपनी में होने वाले इंटरव्यू इंफॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करें और उस इंसान के साथ एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग क्रिएट करने की कोशिश करें। उससे बात करें और बातचीत के दौरान उनके सामने अपने स्ट्रेंथ्स, अपनी क्वालिटीज, अपने क्वालिफिकेशंस बताएं। कोशिश करें कि आपकी इमेज एक सॉलिड कैंडिडेट के तौर पर बन जाए। उस इंसान से आप उस कंपनी में उसके काम करने के एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछ भी सकते हैं, कि जैसे कंपनी का वर्क कल्चर कैसा है, उन्हें वहां काम करना कैसा लग रहा है, ताकि आप ये समझ पाएं कि वो कंपनी या आप उस कंपनी के लिए फिट है या नहीं। आप चाहें तो बातचीत में उस हायरिंग मैनेजर का नंबर ले सकते हैं, उसके बारे में भी कुछ सवाल पूछ सकते हैं और ये भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सामने वाला उस हायरिंग मैनेजर से आपकी जान पहचान करवा दे। इसके अलावा एक दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि लिंक्डइन पर टीम के किसी जूनियर एम्प्लॉय से कांटेक्ट करें, उनके काम में अपना इंटरेस्ट शो करें और पूछें कि क्या वो आपसे बात करने को तैयार है। कांटेक्ट बनाने के बाद आप अपने उस नए कांटेक्ट से उनके मैनेजर से आपको इंट्रोड्यूस कराने के लिए कह सकते हैं। ये इंसान आपको इस बारे में सजेशन तो दे सकता है कि मैनेजर के साथ इम्प्रेसिव तरीके से कैसे कम्युनिकेट किया जाए, कैसे वो ईमेल को छोटा और टू द पॉइंट रखना पसंद करते हैं, या क्या वो लंबे और डिटेल्ड ईमेल्स पढ़ना पसंद करते हैं। ये सब कुछ ये जानने के बाद अब आपका पहला ईमेल भेजने का समय आ गया है। इस ईमेल को भेजने का आपका कुछ मोटिव है। खुद को इंट्रोड्यूस करें, उनकी कंपनी में काम करने में इंटरेस्ट जाहिर करें, उनकी टीम के लिए आप कितने वैल्यूएबल साबित हो सकते हैं उसको एक्सप्लेन करें और मीटिंग के लिए रिक्वेस्ट करें। हालांकि ये क्लियर होना चाहिए कि आप उनकी कंपनी में नौकरी में इंटरेस्ट रखते हैं। अपने इनिशियल ईमेल में नौकरी की अवेलेबिलिटी के लिए ना पूछें। आपकी पिच बाद में आएगी, जब आप हायरिंग मैनेजर से आमने सामने बात करेंगे। आखिरकार आप अभी तक तो नहीं जानते कि उनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या है और आप अपनी पिच को इस जानकारी के अनुरूप बनाना चाहेंगे, है ना? तो अपना पहला ईमेल भेजने के बाद पेशेंस रखें। जल्दबाजी करना ठीक है, लेकिन ज्यादा जल्दबाजी मत करो, क्योंकि आप मैनेजर को परेशान करने का रिस्क नहीं उठा सकते। फिर से कांटेक्ट करने से पहले कम से कम 1 हफ्ता वेट करो और जब आप ऐसा करोगे तो ईमेल को छोटा ही रखना। ये पहली मीटिंग किसी भी नौकरी के इंटरव्यू की तरह 2 तरफा बातचीत होनी चाहिए, ना कि केवल आपके लिए अपनी अचीवमेंट को लिस्ट करने का मौका। इसलिए उनसे पूछने के क्वेश्चंस के साथ तैयार रहिए। कंपनी की प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स, उनकी प्रायोरिटीज और उनकी टीम किस दिशा में जा रही है, इन सब के बारे में क्वेश्चंस के साथ आप बातचीत शुरू कर सकते हैं। फिर अपने टैलेंट और एक्सपीरियंस को डिस्कस करें और बताएं कि आप कंपनी के लिए कैसे वैल्यूएबल साबित हो सकते हैं। अपनी बातचीत के इस हिस्से को कंपनी की प्राथमिकताओं के बारे में आपके पिछले सवालों के जवाब के अकॉर्डिंग बनाना याद रखें। एक एप्लीकेंट के रूप में अपने टैलेंट और अचीवमेंट्स को उनकी रिक्वायरमेंट से जोड़ना आपका काम है। उन्हें दिखाएं कि आप उनके काम को कैसे आसान बनाएंगे।
या आपका टैलेंट उनकी टीम को उनके टारगेट्स तक तेजी से पहुंचने में कैसे मदद कर सकता है। आप इसे न्यू प्रोजेक्ट्स के एग्जाम्पल देकर भी शुरू कर सकते हैं, जिन्हें आप शुरू करेंगे या शेयर करेंगे कि आप टीम के करंट प्रोजेक्ट्स में कैसे फिट होंगे। जब भी किसी कंपनी को बल्क में एम्प्लॉइज की जरूरत पड़ती है तो वो जॉब फेयर ऑर्गेनाइज करती है, जहां पर वॉक इन इंटरव्यू में एक साथ कई सारे लोगों की जॉब के लिए स्क्रीनिंग की जाती है। टाइम टू टाइम करियर इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज होते हैं। ऐसे में अगर आप फ्रेशर हैं तो जॉब फेयर और करियर इवेंट पे नजर बनाए रखिए, और जब भी आपको ऐसा मौका मिले तो वॉक इन इंटरव्यू के लिए चले जाइए। यहाँ पर जॉब के ढेरों ऑप्शंस मौजूद रहते हैं, तो ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि आपको जॉब जरूर मिलेगी। इसके साथ ही साथ अगर आप किसी पर्टिकुलर कंपनी में जॉब पाना चाहते हैं तो कंपनी की वेबसाइट पर आपको जॉब पेज भी मिल जाएगा, जहां पर आप अपने रेज्यूमे को भेज सकते हैं। वहां पर भी आए दिन नौकरियां निकलती रहती हैं, तो आप उस पर नजर बनाए रखें और जॉब के लिए अप्लाई करते रहें। अगर आपका सीवी उनकी रिक्वायर्ड क्वालिटी से मैच कर जाएगा तो आपका सीवी शॉर्टलिस्ट हो जाएगा और आपको जॉब मिलने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। किसी भी जॉब को पाने में अपना रेज्यूमे या फिर आपका सीवी बहुत मायने रखता है, इसलिए अपने सीवी को बनाते समय आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि आप अपना सीवी कैसे तैयार कर सकते हैं। हाउ टू क्रिएट योर सीवी। जिस तरह किसी प्रोडक्ट से ज्यादा इम्पोर्टेंस उसकी पैकेजिंग की होती है और उसकी पैकेजिंग देखकर ही हम उस प्रोडक्ट की तरफ आकर्षित होते हैं, उसे खरीदने का मन बनाते हैं, उसी तरह कैंडिडेट से ज्यादा इम्पोर्टेंट उसका सीवी होता है। सीवी जॉब पाने में पहला कदम है। सिलेक्शन प्रोसीजर में कैंडिडेट का सीवी देखकर ही ये डिसाइड होता है कि उसे इंटरव्यू के लिए बुलाना है या नहीं। सीवी उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी पर्सनालिटी का लेखा जोखा होता है। सीवी देखकर ही आपके बारे में इंटरव्यूअर राय बनाता है कि आप उस पोस्ट के लिए सूटेबल कैंडिडेट हैं या नहीं, क्योंकि सीवी आपकी पर्सनालिटी का आईना होता है। इसलिए अपनी सीवी को तैयार करते समय आपको बहुत ज्यादा कॉशियस या ध्यान रखने की जरूरत है। सीवी ना तो बहुत छोटा और ना ही बहुत बड़ा होना चाहिए। सीवी में आपसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट जानकारियां होनी चाहिए, जिससे कि एचआर को आपको बेहतर तरीके से समझने में आसानी हो और जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए वो समझ सके कि आप सूटेबल हैं या नहीं। उस जॉब में आपके शॉर्टलिस्ट होने की संभावनाएं आपके सीवी से बढ़ जाती हैं। अगर आप एक अच्छी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, वहां आप अपना सीवी भेजते हैं और कॉल बैक का इंतजार करते हैं, लेकिन कॉल बैक नहीं आता तो हम में से कई लोग निराश हो जाते हैं, अपनी कैपेबिलिटीज पे डाउट करने लगते हैं, जबकि यहाँ हमारा कोई दोष नहीं है। शायद हमारी इनिशियल प्रेजेंटेशन यानी हमारा सीवी ही सही नहीं था, वो इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करने में नाकाम रहा। और ये भी हो सकता है कि शायद आपका सीवी कभी पूरी तरह पढ़ा ही नहीं गया, या तो आपका सीवी बहुत लंबा था, या फिर उनका फॉन्ट साइज इतना छोटा, या फिर इतना बड़ा कि उसने शुरुआत से ही एचआर का ध्यान डिस्ट्रैक्ट कर दिया हो। या फिर ये भी हो सकता है कि आपकी दी हुई जानकारियां सही से कंपाइल ना हुई हो। हम आपको आगे बताएंगे कि आपको इम्प्रेसिव सीवी कैसे लिखना है, ताकि जो भी हायरिंग मैनेजर उसे पढ़े वो उसे शॉर्टलिस्ट जरूर करे। सीवी शॉर्टलिस्ट होने पर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो मान के चलिए आपके नौकरी मिलने में ये पहला स्टेप है जिसे आपने पार कर लिया है। सीवी में जो भी इंफॉर्मेशन आप डाल रहे हो वो सीक्वेंस से होनी चाहिए। जैसे सीवी के हेडर में आपका नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी सीक्वेंस से लिखी होनी चाहिए। उसके बाद शुरू की कुछ लाइंस में खुद के बारे में चंद लाइनें जो आपको एक इंसान के तौर पर बेहतर डिस्क्राइब करें और इंटरव्यूअर का ध्यान अपनी ओर खींच लें। इस कॉलम को आप करियर ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं। इसके बाद अगले कॉलम में अपने वर्क एक्सपीरियंस को शामिल कीजिए। अगर आप फ्रेशर हैं तो इस कॉलम में आप अपनी इंटर्नशिप की इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, अगर आपने इंटर्नशिप की है तो, वरना इस कॉलम को अपने सीवी में शामिल मत कीजिए। इसके बाद
अगला कॉलम आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशंस का। इस कॉलम में आप 10th से लेकर जो भी आपके लेटेस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं उन्हें लिखिए, जैसे डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट। किसी कोर्स और स्ट्रीम में किया हो उसे भी शामिल कीजिए। आपकी बेहतर क्वालिफिकेशंस इंटरव्यूअर को अट्रैक्ट करने में कामयाब रहेंगी। इसके बाद अगले कॉलम में आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज डाल सकते हैं। अगर आपने किसी भी एक्टिविटी में कोई प्राइज जीता हो, भाग लिया हो या कोई वोकेशनल कोर्स किया हो जो आपको दूसरे कैंडिडेट्स की तुलना में अलग साबित करता हो, अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं तो एक्स्ट्रा करिकुलर सेक्शन में आप अपनी जॉब से रिलेटेड अपने किसी सर्टिफिकेशन की इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, या कोई वर्कशॉप आपने अटेंड की हो तो उसे इस कॉलम में शामिल कर सकते हैं। ऐसा करने से आप दूसरे कैंडिडेट्स की तुलना में ज्यादा बेहतर दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप ट्रेनर हैं और आपने ट्रेनिंग में कोई वर्कशॉप अटेंड की है या कोई सर्टिफिकेशन किया है तो ये एक एडेड क्वालिफिकेशन की तरह काम करेगा, जिससे आपके सीवी के शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कॉलम में आपने कभी कोई प्राइज जीता हो, किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया हो तो उसे मेंशन करना ना भूलें, क्योंकि ये आपको दूसरे कैंडिडेट से अलग दिखाएगा और हायरिंग मैनेजर का ध्यान आपकी ओर खींचेगा, क्योंकि हर हायरिंग मैनेजर चाहता ही है कि वो ऐसे कैंडिडेट को हायर करे जो हमेशा कुछ नया सीखने के लिए एक्साइटेड रहता हो, एक्टिव हो और दूसरों की तुलना में बेहतर हो। लिखते समय किसी भी लिखने के रूल्स को जरूर फॉलो कीजिए, जैसे प्रॉपर टॉपिक्स का कंटेंट और कैसा फॉन्ट होना चाहिए। फॉन्ट आप वही चुनिए जिसे पढ़ने में आसानी हो, सिर्फ देखने में अच्छा लगे इसके चलते ज्यादा ड्राइंग और तामझाम का इस्तेमाल ना करें। एरियल, टाहोमा या हेल्वेटिका यदि आप बिना सेरिफ फॉन्ट पसंद करते हैं, और टाइम्स न्यू रोमन या बुकमैन ओल्ड स्टाइल यदि सेरिफ फॉन्ट आपकी सामान्य पसंद है। 11 और 12 पीटी फॉन्ट साइज और सिंगल स्पेसिंग का प्रयोग करें। अपने नाम और सब हेडिंग्स के लिए 14 से 16 पीटी फॉन्ट आकार चुनें। अपने सीवी लेआउट के अनुरूप रहें। चारों तरफ 1 इंच का मार्जिन सेट कर लें। इंश्योर करें कि आपके सीवी के टाइटल एक समान है। उन्हें बड़ा और बोल्ड बनाएं, लेकिन इटैलिक और अंडरलाइनिंग पे ना जाएं। अपने सीवी पर सिंगल डेट्स के फॉर्मेट से चिपके रहें। उदाहरण के लिए 11/2017 या नवंबर 2017। बनावटी ग्राफिक्स के साथ अपने सीवी को खराब ना करें, थोड़ा ही काफी होता है। अब सुनिए, व्हाइट स्पेस आपका मित्र है। इस बात का मतलब है कि जॉब में आपका सिलेक्शन करने वालों को आपके बारे में अपना फीडबैक लिखने की जगह चाहिए। यूजुअली सीवी ब्लैक एंड व्हाइट ही होते हैं, इसलिए उसे कलरफुल नहीं बनाइए और बहुत ज्यादा ग्राफिक्स भी ऐड ना कीजिए। आपका सीवी आपके कहने से पहले ही आपके बारे में बहुत कुछ कहने की क्षमता रखता है, इसलिए इस बात पर खासा ध्यान दें। आजकल सीवी पर अपना फोटो लगाने का चलन चल पड़ा है, लेकिन अपने सीवी पर फोटो तब तक ना लगाएं जब तक कि जॉब पोस्टिंग में आपको आपकी फोटो डालने के लिए कहा नहीं जाता। और अगर अपनी फोटो डालनी भी है तो सुनिश्चित करें कि आप एक प्रोफेशनल दिखने वाली तस्वीर का यूज करें, लेकिन एक आईडी फोटो की तरह नहीं। अपना सीवी ब्रीफ और क्रिस्प बनाने की कोशिश करें। 90 के दशक के उन एप्लीकेंट्स यानी उम्मीदवारों में से एक मत बनिए जो सोचते हैं कि उन्हें अपने जीवन के बारे में हर एक डिटेल अपने सीवी में शामिल करनी होगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका सीवी बिना किसी रीजन के काफी लेंथी हो जाएगा, जिसे कोई भी एचआर पढ़ना नहीं चाहेगा। अगर डिटेल्स डालनी भी है तो शॉर्ट करके डालिए, ताकि एचआर उसे पढ़ने के बाद आपसे मिलने को उत्सुक हो। इसे आप एक छोटा लेकिन इफेक्टिव स्टेप के तौर पर समझ सकते हैं। सीवी के लास्ट कॉलम कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन में अपना पूरा नाम लिखें, प्रोफेशनल टाइटल्स, ईमेल पता, डेट ऑफ बर्थ, मटेरियल स्टेटस, टेलीफोन नंबर, लिंक्डइन प्रोफाइल और घर का पता लिखें। कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन वाला पार्ट काफी सीधा लगता है, लेकिन ये मुश्किल हो सकता है। और इस इंफॉर्मेशन के बाद अपनी हॉबीज को लिखिए। कोशिश करिए कि आपकी हॉबी ऐसी हो
जो आपके करंट प्रोफाइल से मैच खाती हो और जो कहीं ना कहीं आपके प्रोफाइल को सपोर्ट करती हो। आजकल हायरिंग मैनेजर आपको शॉर्टलिस्ट करने से पहले या इंटरव्यू करने से पहले आपको सोशल साइट्स पे भी ढूंढेंगे। ऐसे में अगर आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल प्रोफेशनल नहीं है या आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल जानकारी आपके सीवी पर दी गई जानकारी से मेल नहीं खाती, तो आप तुरंत कैंडिडेट्स के इंटरव्यू की दौड़ से बाहर हो जाते हैं। सीवी बनाते वक्त सीवी की आउटलाइन या पैटर्न आप दूसरे सीवी को देखकर चुन सकते हैं। आजकल इंटरनेट पर सीवी के ढेरों पैटर्न्स मौजूद होते हैं, उसमें से कोई भी अच्छा सीवी का पैटर्न चुने, क्योंकि आपका सीवी आपकी पर्सनालिटी का आईना है ना? इसीलिए इसे बनाने के लिए रिक्वायर्ड मेहनत करें, किसी भी फॉर्मेट को देखें और जो आपको सबसे अच्छा लगता हो उसी फॉर्मेट में अपना सीवी बनाएं। आजकल तो कुछ सोशल साइट्स भी आपको प्रोफेशनल सीवी राइटर्स प्रोवाइड कराती हैं, जहां आप नॉमिनल चार्जेस देकर एक्सपर्ट से अपना सीवी बनवा सकते हैं। आप ऐसी पेड सर्विसेज का भी फायदा उठा सकते हैं। आपको बता दें कि काफी कॉलेजेस में भी हाउ टू क्रिएट अ सीवी जैसे सेशंस होने लगे हैं। अगर आप फ्रेशर हैं और जॉब देख रहे हैं तो आपको ये समझना होगा कि आपको सीवी की बजाय रेज्यूमे बनाना होगा। सीवी और रेज्यूमे में बेसिक फर्क ये होता है कि रेज्यूमे यूजुअली एक ही पेज का होता है और सीवी 2 या 2 से ज्यादा पेजेस का हो सकता है। फ्रेशर के तौर पर आपके पास सीवी बनाने का कोई स्कोप नहीं होगा, क्योंकि आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन ही कहाँ होगी कि आप उसमें डाल सकें। आप एक पेज में अपनी क्लासिफिकेशंस, अपनी हॉबीज, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। आपको अपने सीवी को अलग तरीके से बनाना होगा, क्योंकि आपके पास इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी कम होगी, इसलिए आपका रेज्यूमे एक ही पेज का होगा। अब ऐसे में आप कोशिश कीजिए कि अपने करियर के ऑब्जेक्टिव्स आप मेंशन करें, आप किस तरह के इंसान हैं वो मेंशन करें, और आपने कभी किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया हो, कोई प्राइज जीता हो, तो वो भी आप उसमें लिख सकते हैं। हाउ टू क्रिएट योर कवर लेटर। अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप जानते होंगे कि आपसे सीवी के साथ कवर लेटर भी मांगा जाता है, लेकिन कई लोगों को पता ही नहीं होता कि आखिर ये कवर लेटर होता क्या है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो कवर लेटर को ठीक से समझ नहीं पाए हैं, तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कवर लेटर के बारे में, और ये भी कि सीवी के साथ कवर लेटर इतना जरूरी क्यों होता है। आजकल सीवी के साथ अगर आप कवर लेटर भेजते हैं तो आपको इंटरव्यू की कॉल आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कवर लेटर को हम इस आसान तरीके से समझ सकते हैं, जैसे किसी फिल्म के रिलीज होने से पहले उसका टीजर लोगों के सामने लाया जाता है ताकि लोग उस फिल्म को देखने के लिए आकर्षित हों। कुछ ऐसा ही काम आपके कवर लेटर का होता है, जो रिक्रूटर को आपका सीवी पढ़ने के लिए आकर्षित करता है। दरअसल किसी भी सीवी को रिक्रूटर द्वारा पढ़े और देखे जाने में काफी समय लगता है। ऐसे में आपका कवर लेटर कम शब्दों में और आसानी से रिक्रूटर को बता देता है कि आप इस सीवी के लिए अपना समय क्यों खर्च करें। एक छोटा सा कवर लेटर आपके जॉब पाने के चांसेस बढ़ा देता है, इसलिए कवर लेटर लिखना बेहद जरूरी है। इसके अलावा ये भी कहा जा सकता है कि एक कवर लेटर आपके लिए भूमिका बांधने का काम करता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एक कवर लेटर ये बताता है कि भीड़ भरे नौकरी बाजार में आप बाकियों से क्यों और कैसे अलग हैं। अब आगे हम आपको कुछ पॉइंट्स के जरिए कवर लेटर को डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, आपके कवर लेटर का सिर्फ एक ही फोकस होना चाहिए कि वो रिक्रूटर को ये बताए कि आप इस नौकरी के लिए क्यों फिट हैं। आगे आपका इस कंपनी में क्या योगदान होगा। इसके अलावा आपके कवर लेटर से ये भी पता चलना चाहिए कि आपने कंपनी और उस जॉब के बारे में कितनी रिसर्च की है। सेकंड पॉइंट ये है कि कवर लेटर लिखते समय नाम से शुरुआत करें। जैसे लिखते समय आदरणीय, डियर, पर्सनल डायरेक्टर जैसे शब्दों की बजाय आप उस अधिकारी के नाम के साथ शुरुआत करेंगे तो आपका कवर लेटर बाकियों से अलग होगा।
हालांकि आप जिस जगह अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर किसी अधिकारी का नाम जानना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन थोड़ी सी रिसर्च करके आप नाम जान सकते हैं। अगर आप किसी अधिकारी को उसके नाम से एड्रेस यानी संबोधित करेंगे तो उसका ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तीसरे पॉइंट में आप समझ सकते हैं कि कवर लेटर में इस बात का जिक्र होना बेहद जरूरी है कि आप उस कंपनी के लिए क्या कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके लिए अपने पुराने एक्सपीरियंसेस या डिग्री के बारे में बता सकते हैं कि मेरे पास इस फील्ड का इतना एक्सपीरियंस है और मैं आपकी कंपनी को कितना आगे ले जा सकता हूँ। चौथा पॉइंट ये है कि कवर लेटर में एक्साइटमेंट जैसी बातों का उल्लेख नहीं करें, जैसे मुझे आपके कॉल का बेसब्री से इंतजार है, मैं आशा करता हूँ कि मुझे आपसे इंटरव्यू की कॉल आएगी। ऐसे सेंटेंसेस का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे सामने वाले को आपकी उत्सुकता और बेसब्री का पता चलता है और ये सामने वाले पर नेगेटिव प्रभाव डालता है। इसकी बजाय आप ये लिख सकते हैं कि आप खुद उनसे संपर्क करके इंटरव्यू के लिए पूछेंगे। इससे रिक्रूटर पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। पांचवा पॉइंट, कवर लेटर लिखने के बाद एक बार उसे अच्छे से जरूर पढ़कर देखें। इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स अगर पकड़ में आ जाती हैं तो बेहतर होता है ना? भाई स्पेलिंग मिस्टेक आपके लापरवाह होने की बात कहती है, जिससे रिक्रूटर पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। इसलिए ध्यान रखें कि कवर लेटर में किसी भी तरह की स्पेलिंग मिस्टेक या ग्रामर से रिलेटेड कोई गलती ना हो। सिक्स्थ पॉइंट ये है कि कवर लेटर का साइज कभी भी 1 पेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कवर लेटर जितना ब्रीफ होगा उसका उस रिक्रूटर पर उतना ही ज्यादा और प्रभावी असर होगा। इसलिए कवर लेटर को सिर्फ 1 पेज तक ही सीमित रखें। 6 पॉइंट पे हम ये बात अच्छे से समझ गए हैं कि हमारा कवर लेटर कितना इम्पोर्टेंट है। ये हमारा इनिशियल इम्प्रेशन जमाने में मदद करता है। इसलिए इसको बनाते वक्त बताए गए तमाम बातों का ध्यान रखें। आजकल जॉब के लिए हर जगह काफी कंपटीशन है और ऐसे में अगर आप दूसरों से अलग नहीं दिखेंगे, अगर स्टैंड आउट नहीं करेंगे, तो आपको जॉब मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे या फिर आपको आपकी मनपसंद जॉब पाने में तय समय से काफी ज्यादा समय लगेगा। तो इस पॉइंट पर काफी ध्यान दें। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे आम क्वेश्चंस जो इंटरव्यू के पहले राउंड में अमूमन पूछे जाते हैं। FAQs with answers for first interview। आज के इस एपिसोड में हम आपको ऐसे बेसिक क्वेश्चंस और उनके जवाबों को बताएंगे जो हर तरह की जॉब्स में कैंडिडेट से इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि हर फील्ड में काम करने का अपना ही स्टाइल होता है। यदि आप भी अपना दिमाग उसी दिशा में चलाएं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो आइए आपको बताते हैं कुछ ऐसे ही सामान्य प्रश्न और उनका जवाब देते समय ध्यान में रखने वाली खास बातें। सबसे पहला सवाल यही पूछा जाता है कि अपने बारे में कुछ बताइए, यानी टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ये सवाल जितना भी आसान लगता हो उतना ही मुश्किल होता है, इसलिए इस सवाल का जवाब काफी स्मार्ट तरीके से दें। इस समय आप अपने बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, जिसमें आपकी एजुकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, फ्यूचर प्लानिंग, जॉब से रिलेटेड कोई वर्कशॉप या ट्रेनिंग शामिल हो। दूसरे शब्दों में आप कम से कम शब्दों में अपने बारे में ज्यादा से ज्यादा उपयोगी जानकारी दे सकें। ध्यान रहे, सेल्फ अप्रेजल यानी आत्म प्रशंसा से जहां तक हो सके बचें। ये आपका नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करेगी। दूसरा सवाल ये हो सकता है कि आप यहाँ काम क्यों करना चाहते हैं। इस क्वेश्चन के माध्यम से दरअसल इंटरव्यूअर ये जानना चाहता है कि आप उनकी कंपनी में काम करने में इंटरेस्टेड क्यों हैं। इस सवाल के जवाब में आप कंपनी के प्रति अपना झुकाव या लगाव की वजह को जाहिर करें। अपनी जानकारी के आधार पर आपने जो भी कंपनी के बारे में जाना है उसे बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि आपके योगदान से कंपनी को फायदा कैसे मिल सकता है। हर इंटरव्यूअर कैंडिडेट का कंपनी में इंटरेस्ट जानना चाहता है। ऐसे में आपका बेहतरीन जवाब इंटरव्यूअर को इम्प्रेस कर सकता है। अब बारी आती है अगले सवाल की, जिसमें इंटरव्यूअर आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप अपनी करंट जॉब को छोड़ना क्यों चाहते हैं। इस सवाल का जवाब
आपको काफी डिप्लोमेटिकली और स्मार्टली देना होगा। अगर आप अपनी मौजूदा कंपनी से नाराज भी हैं, परेशान भी हैं, तब भी अपनी मौजूदा कंपनी की कमियां या गलतियां ना गिनाएं। ये ध्यान रखें कि इंटरव्यू लेने वाला ये जानने का इच्छुक रहता है कि कहीं आपको उस कंपनी से कोई समस्या तो नहीं है। दूसरे आपके वाक्यों से आपके स्वभाव और सोच को भी वो समझने की कोशिश कर रहा होता है। इसलिए जो भी जवाब दें, सोच समझ कर दें। यदि कोई समस्या रही भी है तो उसके बारे में पहले से ही क्लियरली बता देना ठीक है। यदि कहीं कोई गलती की है तो बताइए कि आपने अपनी गलतियों से क्या सबक लिया। खुद के लिए ईमानदार और रिस्पॉन्सिबल बनिए। यदि कहीं कोई प्रॉब्लम है भी तो उसे छुपाने या बहाने बनाने की बजाय क्लियर कर देना ही ठीक रहेगा। अगले सवाल में इंटरव्यूअर आपके कैलिबर और टैलेंट को जानना चाहेंगे ताकि वो ये जान सकें कि आपका इंटरेस्ट और आपका कैलिबर कंपनी में किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए वो आपसे पूछ सकता है कि आपकी विशेष योग्यता किस क्षेत्र में है। ऐसे में यदि आपने इंटरव्यू देने से पहले कंपनी के बारे में जानकारी हासिल की है तो आप समझ गए होंगे कि आपकी योग्यता किस क्षेत्र में है और आपकी रुचि किस काम में है। अपने लक्ष्यों और योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए इस सवाल का जवाब दें। अब बारी आती है एक ऐसे सवाल की जो आपसे एक बार नहीं बल्कि हर इंटरव्यू राउंड में पूछा जा सकता है, जैसे कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। यहाँ पर आपको बहुत समझदारी से इस सवाल का जवाब देना होगा। अगर आपने इस सवाल का जवाब गलत तरीके से दिया तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। पॉजिटिव बनिए, अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाइए। जैसे कि आप अक्सर अपने काम को लेकर चिंतित रहते हैं या धीरे काम करते हैं तो उसके स्थान पर कहिए कि मैं धीरे काम करती हूँ या धीरे काम करता हूँ, ताकि काम अच्छी तरह हो और कोई गलती ना निकले। यहाँ इंटरव्यूअर इन बेसिक और वेरी कॉमन क्वेश्चन से ये जानना चाहता है कि आपको इंटरव्यू के अगले राउंड में भेजा जाना चाहिए या नहीं। इन क्वेश्चंस के बेसिस पर बहुत सारे इंटरव्यूईज पहले ही राउंड में छट जाते हैं, जिससे बेहतरीन कैंडिडेट्स ही अगले राउंड के लिए आगे जा पाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर। अगला सवाल जो आपसे पूछा जा सकता है वो होगा कि आप स्वयं काम करना चाहेंगे या दूसरों की मदद लेंगे। यहाँ पर इंटरव्यूअर ये जानना चाहता है कि आप टीम प्लेयर हैं या नहीं, यानी आप टीम के साथ मिलकर काम कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि आजकल टीम प्लेयर्स की ही जरूरत होती है ना कि इंडिविजुअल काम करने वालों की। इसलिए जो कैंडिडेट टीम के दूसरे मेंबर्स के साथ बेहतर तालमेल बिठाने में केपेबल होगा उसी को आगे के लिए कंसिडर किया जाएगा। इसके जवाब में ये बताने की कोशिश करें कि आप हर काम में समर्थ हैं, लेकिन यदि जरूरी हो तो दूसरों की मदद लेने में परहेज नहीं करेंगे। अधिक से अधिक फ्लेक्सिबल बने, जिससे तालमेल बैठाने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। इसके बाद अगला सवाल पूछा जा सकता है कि आपको अपने करियर से क्या उम्मीदें हैं। इस जवाब का उत्तर आप सोच समझ कर दें, क्योंकि इंटरव्यू लेने वाला इससे आपकी योजना और कंपनी के लक्ष्यों को जानेगा। यदि आपको लगता है कि इन दोनों में तालमेल है तो उसे बताने में हिचकिचाएं नहीं। अपनी इच्छाओं के बारे में बताएं, जिससे आपकी परफॉर्मेंस सुधरे। ये ना भूलें कि आपको अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि इंटरव्यूअर सिर्फ आपको आपकी प्रोफेशनल बातों पे ही जज करेगा, बल्कि वो आपको एक इंसान के तौर पर भी जानना चाहेगा। इसलिए अगला सवाल ये पूछा जा सकता है कि काम के अलावा आपकी क्या रुचियां हैं। इसमें डाउट नहीं कि इंटरव्यू लेने वाला आपकी प्रोफेशनल एबिलिटी यानी व्यावसायिक योग्यता को ही समझना चाहता है, लेकिन आपकी रुचियों से आपके स्वभाव और विचारधारा को भी जानना चाहता है। जैसे संगीत और पढ़ने का शौक आपके क्रिएटिव इंटरेस्ट की तरफ इशारा करता है। शतरंज और ब्रिज जैसे खेल पसंद करने वाले लोग विश्लेषणात्मक यानी एनालिटिकल प्रवृत्ति के होते हैं। खेलों में रुचि रखने वाले फोकस्ड और एक्सेप्शनली टैलेंटेड होते हैं। टीम में खेलने के गुण रखने वाले इस ओर इशारा करते हैं कि भविष्य में वो टीम वर्क में ज्यादा खुश रहेंगे और अधिक एफिशिएंट होंगे। आखिरी सवाल आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन का हो सकता है, जैसे आपको कितनी सैलरी की एक्सपेक्टेशन है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इंटरव्यू का। सबसे पहले अप्लाइड पोस्ट के लिए क्या बेस्ट सैलरी मार्केट में ऑफर की जा रही है, ये पता करें। इसके लिए इस फील्ड और पोजीशन पर काम कर रहे लोगों से बातचीत करें। अच्छे पैकेज के लिए कोमल और शिष्ट अंदाज में नेगोशिएट कर सकते हैं। कोशिश करें कि किसी एक फिक्स्ड सैलरी की बात ना हो। इन सवालों और उनके पॉसिबल जवाबों को जानकर आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ लगेगा और पॉजिटिव रूप से आप अपने अगले इंटरव्यू के लिए मन बना चुके होंगे, है ना? सीधे इंटरव्यूअर की आंखों में देखकर जवाब दें और जवाब ना पता होने पर इनकंसिस्टेंट जवाब ना दें। धैर्य से सोच समझकर समय लेकर जवाब दें। ये वो सवाल हैं जो आपसे किसी भी जॉब के किसी भी पोस्ट के लिए शुरुआती दौर में पूछे जा सकते हैं। तो इन सवालों को और इन जवाबों को बाय हार्ट कर लीजिए ताकि जब भी आपसे ये सवाल पूछे जाएं, आप पूरे आत्मविश्वास के साथ इनका जवाब दे सकें और अगले राउंड में जाने के लिए आप शॉर्टलिस्ट हो सकें। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि एचआर के साथ होने वाले इंटरव्यू में आपको किन किन सवालों का सामना करना पड़ेगा और एचआर किस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जानना चाहेंगे और किस तरह से आप एचआर का इंटरव्यू क्रैक कर पाएंगे। हाउ टू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू विद द एचआर मैनेजर। किसी भी कंपनी का एचआर उस कंपनी का फेस होता है जिसके ऊपर सही टैलेंट को उस कंपनी के साथ जोड़ने की जिम्मेदारी होती है। हर कंपनी चाहती है कि सही लोग उनकी कंपनी से जुड़ें और लंबे समय तक उन्हें सर्व करें। कंपनीज बकायदा इसके लिए कई प्रोग्राम भी चलाती हैं, इसलिए सही कैंडिडेट को चुनना एचआर के लिए बहुत जरूरी होता है। एचआर बहुत सारे पैमानों पर आपको जज करता है, इसलिए उसके द्वारा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस काफी इम्पोर्टेंट होते हैं। आपके द्वारा दिए गए जवाबों के थ्रू वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि आप कंपनी में कल्चरली फिट हो भी पाएंगे या नहीं, कंपनी के मिशन और विजन से आपकी सोच मेल खाती है या नहीं। एचआर की कोशिश यही रहती है कि एट्रिशन रेट यानी ज्वाइन करके जॉब छोड़ने वालों की संख्या कम हो। ऐसे में हर कंपनी के एचआर द्वारा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस बेशक सेम होते हैं, पर आप उनका जवाब कैसे देते हैं, इस पर आपका सिलेक्शन और रिजेक्शन तय होता है। अगर आपने हाल ही में ग्रेजुएशन की है और जॉब के लिए इंटरव्यू देने वाले हैं, तो इससे घबराना साधारण बात है। ऐसे में आपके दिमाग में कई सवाल आ सकते हैं, जैसे इंटरव्यू में अपना परिचय कैसे दिया जाए और सबसे अच्छा ड्रेस कोड क्या होता है। तो चलिए जानते हैं कि इंटरव्यू में सबसे जरूरी सवाल कौन से हो सकते हैं जो एचआर आपसे पूछ सकता है। एचआर के द्वारा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस काफी बेसिक होते हैं, पर उन्हीं बेसिक क्वेश्चंस के जवाबों में आपका सिलेक्शन और रिजेक्शन छुपा हुआ होता है। आमतौर पर शुरुआत एक बेसिक क्वेश्चन के साथ होती है जो एचआर से भी पहले राउंड में भी आपसे पूछा जा चुका होता है, जैसे अपने बारे में कुछ बताइए, यानी टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। ये सवाल जितना आसान लग रहा है ना, उतना ही मुश्किल इसका जवाब होता है। ये किसी भी इंटरव्यू की शुरुआत में पूछे जाने वाला सबसे आम सवाल है जो एचआर आपसे जरूर पूछता है। इसके अलावा जब एचआर ये पूछते हैं कि मुझे अपने बारे में कुछ बताओ, तो वो ये जानना चाहता है कि आप अपने बारे में और क्या बता सकते हैं जो आपके सीवी में मौजूद नहीं है। अगर आपने इस सवाल के जवाब में अपनी पूरी कुंडली ही बता दी, तो भी आप एचआर को प्रभावित करने में नाकाम रहेंगे। ऐसा इसलिए कि इस सवाल का जवाब काफी ब्रीफ और इंटरेस्टिंग होना चाहिए, जिससे कि एचआर को आपके बारे में जानने में इंटरेस्ट आए। बहुत ज्यादा डिटेल में इस सवाल का जवाब देंगे तो एचआर के पास आपसे कुछ और पूछने के लिए बचेगा ही नहीं, जिससे कि इंटरव्यू शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा और रिजल्ट आपका रिजेक्शन होगा। इसलिए इस सवाल का जवाब देते समय माई सेल्फ की जगह आई एम से शुरू करें, जैसे माई नेम इज ABC. I am a very optimistic person with full of life. Academically, I am a graduate in ABC and professionally, I'm working as ABC in this company. I believe in taking challenges. These days, I'm looking for a change. That's why I'm here. ये जवाब शॉर्ट भी है और क्रिस्प भी और इंफॉर्मेटिव भी। दूसरा सवाल जो एचआर आपसे पूछ सकता है वो ये कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं। ये प्रश्न एचआर को ये समझने में मदद करता है
कि कैंडिडेट उस पोजीशन के लिए फिट है या नहीं। इसके जवाब में आप बता सकते हैं कि मुझे लगता है मेरी सबसे बड़ी ताकत ये है कि मैं स्ट्रेस में भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के बारे में सोचता हूँ और उस पर काम करता हूँ। मेरा मानना है कि बिना घबराए किसी समस्या से निपटने में सक्षम होना जरूरी है, क्योंकि इससे स्थिति को संभाला जा सकता है। इस सवाल का जवाब बहुत ही ज्यादा समझदारी से देना चाहिए। अगर आपने अपनी असली वीकनेस एचआर को बता दी तो वो आपको उसी बेस पे जज करेंगे, जिससे सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। इस तरह के सवालों का जवाब बहुत ही स्मार्टली देना चाहिए। जैसे कि अगर आप सेल्स की जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप बोल सकते हैं, माई स्ट्रेंथ इज माई पेशेंस, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स एंड आई एम टीम फ्रेंडली। आपके इस जवाब से इंटरव्यूअर को लगेगा कि आप सेल्स के लिए परफेक्ट हैं, क्योंकि ये तीनों टैलेंट आपको बेहतर रिजल्ट देने में हेल्प करेंगे। इसी तरह आप अपने जॉब के अनुसार अपनी स्ट्रेंथ चुन सकते हैं जो आपके इंटरव्यू में आपको बतानी है। वहीं अगर अपनी वीकनेस की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको काफी डिप्लोमेटिकली क्वेश्चन का आंसर देना है। वैसे अगर आप सेल्स के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो ये नहीं कह सकते दैट आई एम शॉर्ट टेम्पर्ड, ये नेगेटिव हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि मुझे टाइम पर काम करना पसंद है, इसलिए कई बार मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी हो जाता हूँ। मैं अपने आप को और पेशेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे में इंटरव्यूअर पर आपका इम्प्रेशन अच्छा होगा और ये होगा कि आप रिजल्ट ओरिएंटेड हैं और साथ ही खुद को बेहतर बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आपको अपनी वीकनेस को भी अपने स्ट्रेंथ के तौर पर इंटरव्यूअर को दिखाना है। अब अगले सवाल की बारी आती है, जो पूछा जाता है कि आप इस नौकरी के लिए क्यों बेस्ट चॉइस होंगे। इस क्वेश्चन का जवाब आप उस जॉब से रिलेटेड क्वालिटीज को अपनी स्ट्रेंथ के साथ जोड़ कर दे सकते हैं। जैसे अगर आप टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि आप इस नौकरी के लिए बेस्ट क्यों हैं, तो आपका जवाब ये हो सकता है, मुझे बच्चे बहुत पसंद है, बच्चों के साथ नॉलेज शेयर करना और पढ़ाना मुझे खासा पसंद है। मैं अपने स्कूल टाइम से ही अपनी क्लास की टॉपर रही हूँ। मुझे याद है कि मेरे टीचर्स किस तरह से मेरा मार्गदर्शन करते थे, मेरी मदद करते थे। तो टीचिंग जॉब में आकर मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ वही कॉर्डियल रिलेशनशिप, वही नॉलेज शेयर करना चाहती हूँ, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मैं इस जॉब के लिए बिल्कुल फिट हूँ। अगला सवाल हो सकता है, क्या आपने अपनी पिछली किसी भी जॉब में कुछ ऐसा किया है जिसके लिए आपको आज पछतावा हो? इस सवाल को पूछने के पीछे इंटरव्यूअर का माइंडसेट ये होता है कि आप कितने अवेयर हैं, खुद में बदलाव लाने के लिए कितने तैयार हैं। इस सवाल का जवाब आपको ईमानदारी से लेकिन समझदारी से देना चाहिए। ऐसे में आपका जवाब हो सकता है कि पिछली जॉब में एक टीम के तौर पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग अपने दिमाग में रख ली थी, जिसकी वजह से आपके प्रोजेक्ट को थोड़ा नुकसान पहुंचा था। लेकिन बाद में आपने अपनी गलती मान ली और टीम को कोऑपरेट किया और आज आप बिना किसी जजमेंट के ओपन माइंडेड होकर टीम में काम करते हैं और इंडिविजुअली टारगेट से पहले टीम के टारगेट को पूरा करने की कोशिश करते हैं। अगला सवाल होता है कि आप में ऐसा क्या है जो आपको दूसरों से बेहतर कैंडिडेट बनाता है। ऐसे में आपका जवाब काफी रियलिस्टिक होना चाहिए। जैसे अगर उस पर्टिकुलर जॉब जिसके लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि आप टीम प्लेयर होने चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए और आप टारगेट ओरिएंटेड होने चाहिए, तो आपका जवाब होना चाहिए कि मेरी कम्युनिकेशन तो आप देख ही रहे हैं। दूसरा, मैं एक अच्छा टीम प्लेयर हूँ। इसके बारे में आप चाहें तो फीडबैक ले सकते हैं। और जिस जॉब के लिए मैंने अप्लाई किया है ये टारगेट ओरिएंटेड जॉब ही है और पिछले 5 सालों से मैं इसी फील्ड में काम कर रहा हूँ, इसलिए इस बात को कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ कि मैं टारगेट ओरिएंटेड प्रोफेशनल हूँ। आगे एचआर आपसे पूछ सकता है कि आप स्ट्रेस और प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं। तनाव और दबाव कामकाजी जीवन का एक हिस्सा है, ये काम करते हुए भी हो सकता है। एचआर का ये जानना जरूरी है कि आपको ज्यादा नहीं पता, तो इसका मतलब ये होगा कि आप इंटरव्यू देने के लिए सीरियस नहीं हैं। इंटरव्यूअर के दिमाग में एक नेगेटिव इमेज क्रिएट हो जाएगी। एक स्टडी में पाया गया है कि 47% इंटरव्यूअर्स के अनुसार
वो किसी भी कैंडिडेट को अपनी कंपनी में जॉब ऑफर नहीं करेंगे जिसे उनकी कंपनी के बारे में नहीं पता होगा। अगले के साथ इंटरव्यू के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपका रिपोर्टिंग मैनेजर आपको अपनी नॉलेज के आधार पर परखेगा। हाउ टू टॉक टू द रिपोर्टिंग मैनेजर। यहाँ पर आपको ये जानने की जरूरत है कि रिपोर्टिंग मैनेजर वो इंसान रहेगा जिससे आप उस जॉब पर रिपोर्ट करेंगे, इसलिए वो आपको आपकी पोस्ट के हिसाब से इंटरव्यू करेंगे। वो आपकी टेक्निकल नॉलेज को जानना और जांचना चाहेगा कि आप उस काम को करने के काबिल है या नहीं। जहां एचआर आपको कंपनी में फिट हो या नहीं उस लेवल पे जज करता है, वहीं रिपोर्टिंग मैनेजर उस पर्टिकुलर जॉब के लिए आपको इंटरव्यू करता है। जिस पोस्ट के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसमें अपने टेक्निकल नॉलेज को इनहैंस कीजिए ताकि जो भी सवाल आपसे पूछा जाए उसका जवाब आप अच्छे तरीके से दे पाएं। रिपोर्टिंग मैनेजर पहला सवाल आपकी सब्जेक्ट नॉलेज को लेकर पूछ सकते हैं, जैसे हाउ क्लियर आर यू विद द रिक्वायरमेंट्स फॉर दिस रोल। इस क्वेश्चन का आंसर आप अपनी टेक्निकल नॉलेज से दे सकते हैं। यहाँ कोशिश कीजिए कि आप अपने आप को टेक्निकली प्रूव कर पाएं और जो भी उस जॉब के लिए रिक्वायर्ड नॉलेज है उसको अच्छी तरह से डेमोन्स्ट्रेट कर पाएं, ताकि आपके रिपोर्टिंग मैनेजर पर आपका अच्छा इंप्रेशन पड़े और आप उनके लिए सूटेबल कैंडिडेट साबित हो सकें। आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस्ड, टेक्निकल नॉलेज पर रिपोर्टिंग मैनेजर आपको जज करेगा, इसलिए इस क्वेश्चन के लिए पूरी तरह से तैयार होकर जाएं। अगला क्वेश्चन हो सकता है, वी वुड लाइक टू सी योर ट्रबल शूटिंग स्किल्स। इस सवाल के जवाब में आप उनको बता सकते हैं कि जब भी कोई टेक्निकल इशू हुआ, कोई प्रॉब्लम हुई, तो आपने उसे कैसे हैंडल किया। यहाँ आप कुछ सिचुएशन को एग्जाम्पल के तौर पर बता सकते हैं ताकि सामने वाले को आपकी ट्रबल शूटिंग स्किल्स आसानी से समझ में आ जाए। अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ मच हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस डू यू हैव इन योर प्रीवियस जॉब। यहाँ इंटरव्यूअर जानना चाहता है कि आपकी नॉलेज का आपने अपनी पुरानी जॉब में कितना इस्तेमाल किया और कैसे इस्तेमाल किया। यहाँ पर आप कुछ सिचुएशन का एग्जाम्पल दे सकते हैं, अपने टारगेट की बात कर सकते हैं जो आपने अचीव किया हो, जिससे रिपोर्टिंग मैनेजर आश्वस्त हो सके कि आप उस पोस्ट के लिए एकदम बेहतर कैंडिडेट होंगे। अगला क्वेश्चन हो सकता है कि वो आपको आपकी जॉब के लिए स्किल सेट को चेक करना चाहें। कोई ऐसा एग्जाम्पल दें जिसमें आपको फील करना है कि आप इस पोस्ट पर हैं और आप क्या करेंगे। यहाँ पर आप अपनी स्किल सेट उन्हें बताएं, अपने सर्टिफिकेशन या कोई वर्कशॉप जो आपने अटेंड की हो जिससे आपको अपने काम में काफी हेल्प मिली है और जिससे आपको अपने जॉब परफॉर्म करने में आसानी हुई है, उसके बारे में बात करें। क्वेश्चंस तो और भी पूछे जा सकते हैं और क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे, इसलिए इंटरव्यू पर जाने से पहले आप अपने आप को क्वेश्चन के लिए तैयार कर लीजिए। लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं तो आपका रिपोर्टिंग मैनेजर आपसे टेक्निकल क्वेश्चंस ही पूछेगा। वो आपसे दूसरे फ्रेशर्स की तुलना में बेहतर होने की उम्मीद करेगा। यहाँ आपके पास बताने के लिए ज्यादा कुछ नहीं होता। ऐसे में अपने सब्जेक्ट नॉलेज और टेक्निकल नॉलेज को शार्प कीजिए और कॉन्फिडेंटली उन सभी सवालों का जवाब दीजिए जो आपका रिपोर्टिंग मैनेजर आपसे पूछ रहा है। मैनेजर के फीडबैक पर ही आपको जॉब पर रखा जाएगा, क्योंकि ज्वाइन करने के बाद आप उसे ही रिपोर्ट करने वाले होंगे। अगर आप सभी सवालों का जवाब अच्छे से देते हैं तो आपसे अगला सवाल सैलरी को लेकर पूछा जा सकता है। आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस्ड हो, आपको मिलने वाली सैलरी आपके काम के हिसाब से अच्छी होनी चाहिए। आप कैसे मिलने वाली सैलरी को नेगोशिएट कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे अगले एपिसोड में। फर्स्ट डे एट योर जॉब। जॉब पाने के बाद सबसे बड़ी टेंशन ऑफिस के पहले दिन की होती है, और अगर ये आपकी पहली नौकरी है तो तनाव थोड़ा ज्यादा ही बढ़ जाता है। ऐसे में हम आपको बताएंगे कुछ छोटी मोटी बातें जिनका ख्याल रखकर आप ऑफिस के फर्स्ट डे को बेस्ट डे बना सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें जॉब के पहले दिन को काफी खुशनुमा बना देंगी। हालांकि कई ऑफिस में एचआर आपको लोगों से मिलवाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर ऑफिस में ऐसा होता हो। इसके लिए आप खुद शुरुआत करें और लोगों से खुद का परिचय करवाएं। ऑफिस पहुंचते ही सब लोगों को गुड मॉर्निंग विश करें, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो।
ऐसा करने से लोगों में आपकी पहचान बनेगी और आपकी हिचकिचाहट दूर होगी। लंच करने अपने टीम मेंबर्स के साथ जाएं। दरअसल ये ऐसा समय होता है जब आप उनसे आराम से बात शेयर कर सकते हैं, लेकिन अपनी पर्सनल बातों को शेयर ना करें। जब भी कोई चर्चा चल रही हो तो उसमें मौन धारण करके ना बैठे रहें। दूसरों की सुनने के साथ साथ अपने विचार भी व्यक्त करें, इससे वो आपको जान पाएंगे। अगर ऑफिस में कोई सज संवर के या अच्छे कपड़े पहनकर आता है तो उसकी तारीफ जरूर करें, लेकिन झूठी तारीफ करने से बचें। साथ ही अगर आपको किसी का काम अच्छा लग रहा है तो उसे भी कॉम्प्लीमेंट जरूर दें। किसी भी इंसान का आउटफिट यानी उसके कपड़े उसका पहला इंप्रेशन होता है। एक अच्छा आउटफिट चुनकर आप अपने बॉस और सहकर्मियों पे अच्छा इंप्रेशन जमा सकते हैं। अगर कंपनी का कोई ड्रेस कोड है तो उसे फॉलो करें, लेकिन अगर आपके साथ ऐसी कोई पाबंदी नहीं है तो आउटफिट के साथ एक्सपेरिमेंट करने से घबराएं नहीं। जॉब के पहले दिन तय समय से थोड़ा पहले जाएं, ताकि आप समझ सकें कि यूजुअली किस समय तक ऑफिस के सभी एम्प्लॉइज आ जाते हैं। आप पहले जाएंगे तो आप लोगों से मिल पाएंगे, इसलिए ऑफिस थोड़ा टाइम से पहले जाएं। आपके लिए कंपनी के वर्किंग कल्चर को समझना इस वक्त बहुत जरूरी होता है। पहले दिन सिर्फ लोगों को ऑब्जर्व करें और कंपनी के वर्किंग कल्चर को समझने की कोशिश करें कि वहाँ लोग किस तरह काम करते हैं। पहले दिन आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप अपने कलीग से अच्छे से बात करें, उनसे दोस्ती बनाएं और अपना एक पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट करें। किसी भी ऐसी सिचुएशन में जाने से बचें जहाँ पर आपकी इमेज नेगेटिव हो सकती हो। इसलिए पहले दिन किसी भी बहस या डिस्कशन में पड़ने से बचें। अपने सहकर्मियों से दोस्ताना व्यवहार रखें, नेगेटिविटी से बचें, हमेशा पॉजिटिव बने रहें। ऑफिस के पहले कुछ दिन पराये देश में कदम रखने जैसे होते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन का काम करने का अपना ही तरीका होता है, उसे समझें, खुद पर भरोसा रखें और कॉन्फिडेंट बने रहें। किसी भी नई कंपनी को ज्वाइन करने से पहले उसकी पॉलिसीज और टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में जरूर पढ़ लें। कहीं ऐसा ना हो कि एक बार आपको उनके ऑफर को हाँ कह के जिंदगी भर के लिए पछताना पड़ जाए। छुट्टियों के लिए कंपनी की क्या पॉलिसी है, इस बारे में जान लें। अगर आप महिला हैं तो ये सुनिश्चित कर लें कि आपको भी बाकियों की तरह तरक्की करने का बराबर मौका मिले और आपको भी मेल कोलीग्स के बराबर ही सैलरी मिले। नई कंपनी में जाने से पहले इस बात का ख्याल रखें कि बात करने में शब्दों का बेटर चॉइस करें। बिना वजह बात और ऑफिस गॉसिप से बचना चाहिए, लेकिन जहाँ जरूरत है वहाँ जरूर बोलें। हमेशा परिस्थिति के साथ समझौता और एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। अफवाहों से बचें और जो लोग अफवाह फैला रहे हैं उनसे दूरी बनाकर रखें। और मान लीजिए अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो मदद मांगने से हिचके नहीं। अपने काम को खराब ढंग से करने की जगह अपने सहकर्मियों से पूछें। हर कोई कंप्लीट नहीं होता, इसलिए लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे ये सोचना छोड़ दें। हेल्प मांगना आपकी ताकत को दिखाएगा, ना कि आपकी कमजोरी को। थैंक्स कहना सीखें। अगर किसी काम में किसी व्यक्ति ने आपकी मदद की है तो उसे क्रेडिट देने से घबराएं नहीं। अपनी गलतियों से सीखें। अपनी सफलता पर पीठ थपथपाते हैं तो अपनी गलतियों को भी स्वीकार करें और उससे सीख लें। अपनी गलतियों का ठीकरा दूसरों पर फोड़ने से बचें और ऑफिस के टाइम पर अपना पर्सनल काम करने से बचें और अपने काम पर फोकस करें। बोलने से ज्यादा सुनने पर ध्यान दें। देखिए, पहला दिन इंडक्शन डे होता है, जहां पर आपको पीपीटी के माध्यम से कंपनी का हेड ऑफिस, ब्रांचेस, टर्नओवर, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, इन सब के बारे में जानकारी दी जाती है। तो अपने इंडक्शन सेशन को सीरियसली लें ताकि आप कंपनी के बारे में ज्यादा जान पाएं। साथ ही साथ पहले दिन आपका रिपोर्टिंग मैनेजर आपको काफी लोगों से इंट्रोड्यूस कराता है, तो सबसे खुलकर मिले और अपना पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश करें। फौजी एडमिन की तरफ से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने को कहा जाता है, तो अपनी सारी फॉर्मेलिटीज तय समय पे पूरा करें। अगर मन में बहुत सारे सवाल हैं, तो एक ही साथ सवालों की बौछार ना करें, बल्कि धीरे धीरे हर सिचुएशन को ऑब्जर्व करें और अगर बहुत जरूरी हो तो ही सवाल पूछें।
कई बार आपकी ज्यादा क्यूरियोसिटी आपको बेवकूफ साबित कर सकती है, इसलिए अपने आप को उस नए माहौल में ढलने के लिए थोड़ा सा वक्त दे दें। पहले दिन आपके लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन ये दिन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए बेहद पेशेंस से, समझदारी से पहले दिन पर व्यवहार करें। बल्कि अगले कई दिन आपको कंपनी को, अपने बॉस को समझने में वक्त लगेगा। तो पेशेंस, कॉन्फिडेंस, पीस ऑफ माइंड से अपनी जॉब की जर्नी को खुशनुमा बना सकते हैं। वर्क इन अ टीम कि अकेले हम एक बूंद के बराबर हैं और साथ मिल जाए तो समंदर। जिस काम में हम अकेले लगे हों उसमें हमें समय लग सकता है, लेकिन वही काम अगर मिलकर किया जाए तो वो समय से पहले हो जाता है। इसलिए टीम की वैल्यू को समझें, ये आपको जॉब पर बहुत काम आएगा। जॉब के पहले दिन से ही आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप टीम के साथ मिलकर काम करें, चाहे वो टीम आपके डिपार्टमेंट की हो या फिर दूसरे डिपार्टमेंट की, क्योंकि हर डिपार्टमेंट एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। बिना टीम स्पिरिट के काम नहीं हो सकता। टीम वर्क से ही आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। हर कंपनी अपने एम्प्लॉइज में टीम स्पिरिट देखना चाहती है ताकि उनके मिशन और विजन को अचीव किया जा सके। इसलिए अपने अंदर टीम बिल्डिंग की भावना को डेवलप कीजिए। कंपनी ज्वाइन करने के बाद वहां होने वाली एक्टिविटीज और वर्कशॉप्स का हिस्सा जरूर बनिए ताकि आपको काफी कुछ सीखने का मौका मिले और आप कंपनी के बेस्ट एम्प्लॉइज की लिस्ट में शामिल हो सकें। अगर आप फ्रेशर हैं तब पहली कंपनी का एक्सपोजर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये आपके करियर की नींव की तरह साबित होता है। इसलिए अपनी पहली जॉब में एक ओपन माइंड के साथ शुरुआत करें और हर नॉलेज को ग्रास्प करने की कोशिश करें। पहली जॉब में आपके पास बहुत कुछ सीखने को होगा जो आपको फ्यूचर में काम आएगा और आपके लिए बिल्कुल नया होगा, जिसमें एडजस्ट करना भी आपके लिए एक चैलेंज होगा। लेकिन मैच्योरिटी और कॉन्फिडेंस से आप खुद को वहां अच्छे से एडजस्ट कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि हमारी शेयर की गई इन्फॉर्मेशन से आपको काफी सहायता मिलेगी और आप अपने प्रोफेशनल करियर में काफी अच्छा कर पाएंगे। इसमें आपको कौन सी बात सबसे हेल्पफुल लगी उसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइए।